मैंने खुद स्वीकार किया कि वो अब चैतन्य एवं जिंदा हो गई हैं। इस जिंदगी और मौत के खेल में 7-8 दिन निकल गए थे। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। सिद्धि माँ ने उसे कैंची आश्रम में बुलाया, कमरा दिया और कहा कि अब तुम यहाँ रहोगे और डटकर पढ़ोगे। वे उसे दिन में बाबा जी के पूजा की वक्त केवल 2 बार नीचे आने देती और इस तरह उसे 6 महीने अपनी निगरानी में तब तक रखा जब तक कि उसका अगली प्रशासकीय सेवा की परीक्षा देने के लिए जाने का समय नहीं आया। ये उसकी चौथी कोशिश थी। जब मंजुल की परीक्षाएं समाप्त हो गईं, तब माँ ने उसे जाड़े के दिनों में अपने पास वृंदावन मंदिर में बुला लिया। जब एक दिन शाम को माँ चहलकदमी कर रही थी और मंजुल उनकी बगल में था, तब एकाएक मंजुल से बोली कि जा हनुमान जी के मंदिर के आगे खड़े होकर ज़ोर से चिल्लाकर कह दे कि हनुमान जी मुझे फर्स्ट कर दो। मंजुल ने आधे अधूरे मन से ऐसा कुछ बोल तो दिया, पर अंदर ही अंदर वो ये भी सोच रहा था कि महाराज जी 8400 प्रतियोगिताओं में से मेरे साथ ऐसा कैसे कर देंगे। माँ ने जिद पकड़ ली और आदेश दिया कि जा जोर से कहकर हनुमान जी को जगा। इस बार मेरे भाई ने पूरा दम लगाकर चिल्लाकर कहा, हनुमान जी कृपया मुझे PCS के इम्तहान में फर्स्ट कर दो। फिर तो मंजुल ने सन 1980 की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब इस बात को 33 साल हो चुके हैं और वो आज उत्तराखंड सरकार का वरिष्ठ अधिकारी है और लोग उसकी योग्यता और ईमानदारी की वजह से उसका बहुत सम्मान करते हैं। उसको अब IAS का दर्जा भी मिल चुका है। मेरी माँ सन 1988 में कुछ समय के लिए मेरे पास रहने को आईं और बाद में जून महीने के भंडारे के लिए उन्हें कैंची जाना था कि तभी वे धीरे धीरे अपनी चैतन्यता खोने लगीं। डॉक्टरों की राय हुई कि इन्हें तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करा देना चाहिए। मैंने उन्हें एक ऐसे अस्पताल में भर्ती कराया जहां की वे कई प्रकार के इलाज में विशेषता रखते थे। डॉक्टरों की टीम ने उन्हें विविध प्रकार के टेस्ट कराए, पर वे तो एक गहरी निद्रा की अवस्था में डूब गईं। कितने भी थपेड़े और शरीर को निहालने की क्रिया का उन पर कोई असर नहीं हुआ। डॉक्टरों ने मुंह से कुछ खिलाने के लिए राइस ट्यूब भी लगा दी। दूसरी ओर उनको इंट्रावेनस फ्लूइड भी देने लगे। मैं हर समय उनके सिरहाने बैठा रहा। काफ़ी रात गए वे बहुत ही साफ आवाज़ में बोलने लगी और अपने पिछले 30 साल के बाबा जी के साथ के संबंधों का विवरण देने लगी। कैसे सन 1958 से उन्होंने बाबा जी के सानिध्य में समय गुजारा और ये सारी बातें वे बड़ी बारीकी के साथ बता रही थीं। यहाँ तक कि माँ का हमारे घर में
आना तक। उसके बाद उन्होंने ऊपर की ओर खिसकना चाहा और जब मैंने इस डर से कि वे कहीं गिर न जाएं, जब उनको थोड़ा मजबूती से पकड़ा तो उन्होंने मुझसे छोड़ देने के लिए कहा और बोली कि सिद्धि माँ उनके इस संसार के बंधन काट कर मुक्ति दिलाने के लिए आ रही हैं। उनका यह बर्ताव सारी रात चलता रहा और जैसे कि सुबह के वक्त डॉक्टर राउंड पर आए तो वे एकदम से मौन हो गईं और एकदम शांत होकर लेट गईं। डॉक्टरों को मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्हें विश्वास होता भी तो भला कैसे कोई वैज्ञानिक तर्क इसका स्पष्टीकरण नहीं कर सकता। मेरी माँ को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ले जाया गया। वहाँ मशीन के द्वारा उनके मस्तिष्क को जांचा गया और ये तजवीज़ कर दिया कि उनका ब्रेन डेड हो गया है। मैं उनको फिर से उसी अस्पताल में लाया और डॉक्टरों ने रिपोर्ट भी पढ़ी, पर वो कुछ भी कह पाने में असमर्थ थे और इस वजह से उनको कुछ दवा दी। उनका मतलब बहुत साफ था कि या तो आप इन्हें घर ले जाइए या यहीं अस्पताल में रखिए जब तक कि आपकी जेब खाली ना हो जाए। खैर, उस रात को जब मैं उनकी बगल में दूसरे बिस्तरे पर सोया हुआ था तब उन्होंने पूरे होशो हवास के साथ मुझे जगाया और बताया कि वैसे वो एक बहुत लंबी नींद से उठी हों और वो बोली कि रब्बू मैं बहुत थक गई हूँ। मैं अपने बिस्तर से दौड़कर उनके पास गया और आँखों में आंसू भरकर मैंने खुद स्वीकार किया कि वो अब चैतन्य एवं जिंदा हो गई हैं। इस जिंदगी और मौत के खेल में 7-8 दिन निकल गए थे। कथा लंबी है। आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।